धर्म नीति है, तन मन धन का सदुपयोग हो पाए और मानव धर्म की स्पष्टता हो पाए, इसमें संपर्क एवं संबंध में निर्वाह हो पाए। तो जितने भी संबंध हैं, मानव संबंध और प्रकृति के साथ जो हमारा नैसर्गिक संबंध है, उसकी तृप्ति कैसी हो, ये धर्म नीति में स्पष्ट होता है। हमारी एक दूसरे के प्रति भागीदारियां क्या है, हमारे एक दूसरे के साथ कैसे योग्यताओं को अर्जित कर पाए, लक्ष्य की स्पष्टता कैसे हो, तो दृष्टि, भागीदारी और उसके साथ व्यवस्था, ये कैसे बनेगी, ये धर्म नीति में स्पष्ट हुआ। राजनीति में जब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसकी सुरक्षा हो पाए। पठन शुरू करते हैं। मानव राज्य नीति 130 पेज नंबर परिभाषा। राजनीति का अर्थ तन मन एवं धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है, उसे राजनीति संज्ञा है। राज्य जिस भू क्षेत्र में मानव का आवास एवं व्यवसाय है और साथ ही जो एक ही व्यवस्था तंत्र के आश्रित हों एवं सार्वभौम व्यवस्था तंत्र में भागीदार हों, उसे राज्य संज्ञा है। तो राजनीति का ये देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, वो आगे लिखा हुआ है कि मानव प्रयोग व व्यवसाय द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना करता है, क्योंकि उसमें उसका श्रम नियोजित एवं प्रयोजित है। ऐसा सुरक्षा के लिए राजनीति का अध्ययन व समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी का परिपालन आवश्यक है। तो राजनीति को देखेंगे तो धर्म नीति सदुपयोग, राजनीति सुरक्षा। तो सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षा का अर्थ अभी हम देखेंगे तो रहता है कि किसी से उसको बचा के रखना। तो यहाँ पे सुरक्षा का अर्थ बचा के रखना नहीं है, उसका अर्थ है बनाए रखना। क्या बनाए रखना? कि अखंड की अस्तित्व व्यवस्था है, हर इकाई की एक भागीदारी है, समग्र व्यवस्था में वो स्वयं में व्यवस्थित है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, उसकी भागीदारी है। और प्रकृति में हमको दिखता है कि 4 अवस्थाएं हैं, ये जड़ और चैतन्य के कॉम्बिनेशंस में है। हर इकाई जैसी है, उसकी व्यवस्था जैसी है, उसको बनाए रखते हुए मानव अपनी व्यवस्था बनाता है और अपनी व्यवस्था बनाते हुए जो शिक्षा से शुरू होती है और 5 आयाम में फैलती है और 5 स्तर पे वो रहती है, मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के स्तर पर। तो इस स्तर पे सारे संबंध, हर इकाई की मौलिकता, मानव और या प्राकृतिक हो, इन सब की व्यवस्था बनी रहे, वैसे हम जी पाए। और प्रकृति की व्यवस्था बनाए रखना तो काफी एक सरल काम रखता है अगर हम मानवीयतापूर्ण आचरण को समझ पाए। अपने तन मन और धन का सदुपयोग कर पाना, ऐसी नीतियां जो इसको सुरक्षित कर पाए। सुरक्षा का मुझे एक और अर्थ जो अच्छा लगता है वो रहता है कि उसकी व्यवस्था बनाए रखना और उसका उपलब्ध रहना और उसकी भागीदारी को भी बनाए रखना। तो विकास, पोषण और संरक्षण कर पाना, ये सुरक्षा है। जो कुछ विपन्नता है, कुछ कष्ट है, कुछ दरिद्रता है, कुछ दुख है, उसको दूर कर पाना, ये सुरक्षा है। और यही सारे स्तरों पर हम इसको देख सकते हैं। तो राजनीति क्या है? सुरक्षा हेतु जो मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है होना चाहिए और उसके लिए जो विधि है और उसके लिए जो व्यवस्था है, उसको मानव राजनीति स्पष्ट करती है। तो धर्म नीति में अध्ययन है मानव संबंधों का, सदुपयोग का, और राजनीति में उसकी सुरक्षा का के आधार और उसके लिए नियम और उसके लिए सुझाव। तो आवश्यकता को हमने देख लिया कि राजनीति के अर्थ में मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है, तन मन धन की सुरक्षा है। और राज्य की परिभाषा देख सकते हैं कि भू क्षेत्र में मानव का आवास एवं व्यवसाय। तो जिस भू क्षेत्र में मानव या मानवीय या एक मानव समाज का आवास, उसका व्यवसाय, उसके सारे आयामों में रहना हो पाता है, वो राज्य है। साथ ही जो एक व्यवस्था तंत्र है जो उसके आश्रित है। तो ऐसा लगता है कि जो राष्ट्र की जो बात की गई है, उसको हम राज्य की तरह समझ सकते हैं। तो एक व्यवस्था तंत्र के अंदर जिसमें सारे आयामों का फलीभूत होना और एक समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व का रह पाना, उसको हम राज्य की तरह देख सकते हैं। आवश्यकता की बात आगे कि आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम श्रम तो नियोजन करते ही हैं और एक दृष्टि हमारी उसके रहती है जो हमको बताती है कि इसका प्रयोजन क्या है। तो श्रम का नियोजन में मेरे एक सुरक्षा की भावना रहे कि अगर मैं उसका प्रयोजन देख पाता हूं, दूसरा नहीं देख पाता, तो मुझे लगता है कि मेरे श्रम का नियोजन सही जगह नहीं हुआ है।
मैं नहीं देख पाता, दूसरा देख पाता, तो उसके लिए भी श्रम का नियोजन ठीक जगह पे नहीं हो पाएगा, ये तृप्तिदायक नहीं है। तो श्रम के नियोजन के लिए उसकी जो दृष्टि है, उसका प्रयोजन है, ये सिर्फ एक व्यक्ति में स्पष्ट होना है कि परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्पष्ट होना है। इसलिए कहा कि राजनीति में अध्ययन जरूरी है। और ये जब नियोजन मेरा श्रम का हो रहा होता है, प्रयोजन और लक्ष्य स्पष्ट है, तो राजनीति इसको सुनिश्चित करती है। लक्ष्य अथवा साध्य, राजनीति लक्ष्य अथवा साध्य। राजनीति का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अक्षुण्णता है। अमानवीयता से मानवीयता की ओर प्रगति हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए साधन, अवसर तथा व्यवस्था की स्थापना एवं सुरक्षा जो अति मानवीयता को प्रोत्साहन देने में समर्थ हो। राजनीति सहज लक्ष्य को सार्थक और सर्वजन सुलभ बनाने की कामना से समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान और मानवीयता रूपी आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। हर नर नारी इसका ज्ञाता कर्ता भोक्ता होने के योग्य ही है। इसे एक से अनेक मानव तक बोधगम्य अनुभवगम्य रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है। यही एक मात्र उपलब्धि अथवा जागृति ही संपूर्ण भ्रम को दूर करने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका लक्ष्य क्या हुआ। तो इसका लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, उसको बनाना है और उसकी निरंतरता को भी बनाए रखना है। और अमानवीयता से मानवीयता की ओर प्रगति हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए साधन, अवसर तथा व्यवस्था। और आगे का जो पैराग्राफ जिसमें शिक्षा की बात की है, तो ये बार बार आता है कि सुरक्षा का हमारा अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का अर्थ हम देख सकते हैं कि सुरक्षा की मान्यता है, उसका लक्ष्य क्या है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है, अखंड समाज मानसिकता में रहता है तो अपने पिराए की दीवार वैसे ही हमारी छठी रहती है। पर अगर अखंड समाज मानसिकता में नहीं रहता तो फिर सार्वभौम व्यवस्था भी नहीं बनती। तो राजनीति के लिए देख पाना कि मानव जाति एक है, मानव लक्ष्य एक है, धरती एक है, कुछ नीतियों का नियम वाला भाग एक है, कुछ कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ भिन्नता आएगी, पर हर राजनीति का, हर राष्ट्र की नीति का लक्ष्य एक ही है, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। आज हमको लगता है कि हमारी राजनीति का लक्ष्य जो है वो एक हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है अपने देश को या अपने प्रदेश को, हमने कुछ सीमाएं बनाई हुई हैं। इसकी सुरक्षा का अर्थ है कि दूसरे से अपने आप को बचाना, जिसमें अपने तन मन धन को बचाना, अपने शरीर को बचाना, दूसरा हम पे आक्रमण ना कर दे, अपने प्राकृतिक संपदा को बचाना, अपने संबंधों को बचाना, अपनी जान माल की रक्षा करना। तो ये सुरक्षा है अभी अमानवीयता से सुरक्षा। यहाँ पे सुरक्षा की बात की है कि अमानवीयता या एक दूसरे से अविश्वास के कारण सुरक्षा की बात नहीं है, विश्वास का बने रहना, मानवीयता का बने रहना, ये है सुरक्षा। तो बहुत बड़ा भाग इसमें दृष्टि का परिवर्तन है। थोड़ा समय लगेगा जब हम इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे, पर कम से कम ये देखते हैं कि सहज क्या है जो हम सबको स्वीकार्य होता है। तो हम देखेंगे कि अमानवीयता समझ के अभाव में हो गई है। जब हमारी समझ फैल जाती है तो हमको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था दिखता है। तो तब सुरक्षा अविश्वास से सुरक्षित करने को अमानवीयता से सुरक्षित करने से मानवीयता की सुरक्षा विश्वास के बने रहने पे कन्वर्ट हो जाती है। इसमें यह भी देख सकते हैं कि अमानवीयता से मानवीयता की ओर जाने की ओर जो पहले बात हुई, साधन, अवसर तथा व्यवस्था। तो इसमें एक बात देख सकते हैं कि धर्म नीति में हमने बात की है कि उसके लिए समाधान चाहिए कि ये कि अमानवीयता से मानवीयता की तरफ बढ़ पाए। यहाँ पे समाधान धर्म नीति में स्पष्ट हो चुका है, यहाँ पे है उसके लिए साधन, अवसर और व्यवस्था का बनाना। तो प्रगति की ओर, विकास की ओर कैसे बढ़ पाए, वो राजनीति है। इसी के आगे शिक्षा की बात की तो ये देख सकते हैं कि शिक्षा संस्कार जिसमें ज्ञान संपन्नता हो जाए, वही व्यक्ति धर्म नीति को और राजनीति को सही मायने में निर्धारित कर पाएगा। और ऐसा ही समाज जो शिक्षा संस्कार संपन्न है वो राजनीति और धर्म नीति को बनाए रखने में भागीदारी कर पाएगा। तो बार बार मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो इस दर्शन में आती है वो दृष्टि की आती है कि हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं, संबंधों को कैसे देखते हैं, सुरक्षा को कैसे देखते हैं, विश्वास को कैसे देखते हैं, उत्पादन को कैसे देखते हैं। उसके पीछे की दृष्टि स्पष्ट होती है तो फिर उसका प्रयोजन और उसका नियोजन स्पष्ट हो जाता है। एक बड़ी भाग इसमें यह है
जब हम सटीक मूल्यांकन कर पाएंगे तो हम सही सदुपयोग कर पाएंगे, जब सही सदुपयोग कर पाएंगे तो हम सही सुरक्षा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से 5 मुद्दे पाए गए हैं। यह है मानवीय शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और स्वास्थ्य संयम के रूप में गण्य है। राज्य प्रक्रिया में उक्त 5 व्यवस्थाएं सार्वभौमिकता के अर्थ में ही सार्थक होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा संस्कार की सफलता अर्थबोध होने के रूप में है। न्याय सुरक्षा की सफलता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। उत्पादन कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। विनिमय कोश श्रम मूल्य के पहचान सहित श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। और स्वास्थ्य संयम मानव परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति गति के रूप में सार्थक होता है। यह सब मानव सहज जागृति की अक्षुण्णता का द्योतक है अथवा सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज और उसकी अक्षुण्णता का द्योतक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है। इस विधि से हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। इस बिंदु को देखेंगे तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को अगर समझने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं, ये बात पहले भी आ चुकी है, कि मानव के जीने के 5 आयाम हैं और ये हैं शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और स्वास्थ्य संयम। तो राज्य की प्रक्रिया जो है, ये सारी 5 व्यवस्थाएं ये सफल हो पाए, यही राजनीति का भी लक्ष्य है। तो इसमें उसको सफल कब बोला, उसका यहाँ पे उल्लेख है। तो शिक्षा संस्कार की सफलता है कि एक शिष्य जो है उसमें अर्थबोध या अवधारणा की स्थिति तक पहुंच पाए, जिसके बाद वो अनुभव संपन्न हो पाएगा। तो हमने सिर्फ स्किल की शिक्षा दी कि हमने ज्ञान की भी शिक्षा दी। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसलिए शिक्षा में बहुत सारा जो काम है, शिक्षा का मानवीकरण है, वो इसी बात पे है कि शिक्षा में संस्कार उसका एक बड़ा भाग है। स्किल बिल्डिंग या फिर अमानवीयता को झेल पाना, ये अभी हमारा शिक्षा का एक बड़ा भाग है। ये एक उसका एक पक्ष हो सकता है, पर शिक्षा का पूरा है कि जब मानव में संस्कार स्थापित हो पाता है, उसकी सफलता वही है। न्याय सुरक्षा की सफलता कब है, जब संबंधों की पहचान होती है, मूल्यों का निर्वाह होता है, यानी हम न्यायपूर्वक जी पा रहे हैं, यानी हम उभय तृप्ति पूर्वक जी पा रहे हैं। उभय तृप्ति पूर्वक जी पाना मतलब मूल्यों का निर्वाह हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है और हम एक दूसरे के साथ अपनी भागीदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं। तो अभी हमको दिखता है 7 तो हैं, ये बात पहले स्पष्ट हो ही चुकी है, पर अभी 7 हैं, पर शायद नहीं, संबंधों में तृप्ति तो नहीं है। न्याय सुरक्षा यानी कि संबंधों में तृप्ति और उसका आशय, उसमें वस्तु का क्या रोल है, उसमें भाव का क्या रोल है, उसमें मूल्य का क्या रोल है, ये स्पष्टता। उत्पादन कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। तो उत्पादन में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम उत्पादन की बात करते ही आजकल बात करते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या है और हम कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कितना बना रहे हैं या कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर ज्यादा बड़ा है कि आवश्यकता कितनी है, उसके आधार पर भी उत्पादन तय हो। तो आगे जाके जब उत्पादन की भी हम नीतियों पे जाएंगे तो ये बात ज्यादा पहले स्पष्ट होती है कि हमारी आवश्यकता क्या है, वो स्पष्ट हो, फिर उत्पादन की मात्रा स्पष्ट हो और कैसे उसमें सामाजिकता का एक रोल है ताकि संबंधों में न्याय बना रहे, समाज में एक और उसमें विनिमय की क्या पद्धतियां होनी चाहिए उसमें, और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो उत्पादन इसलिए ताकि समृद्धि हो पाए, तो उस और आवश्यकता का निर्धारण हो पाए, उस अर्थ में उत्पादन कार्य। तो उत्पादन का लक्ष्य हुआ समृद्धि। विनिमय कोश श्रम मूल्य के पहचान सहित श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। तो विनिमय कोश में स्पष्ट होता है कि हम किसी चीज का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसको हम आगे जाके देखेंगे। हम कुछ चीज आपस में अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका विनिमय कर रहे हैं, उसका आधार क्या होगा। अभी एक आधार है, कुछ 500 साल पहले कुछ और था, कभी स्वर्ण था, गोल्ड था, अभी पेपर करेंसी है, कुछ दिनों बाद कुछ और हो जाएगा। पर इसका आधार क्या है, किसी चीज का मूल्य कैसे हम पैदा कर सकते हैं। और अभी इकोनॉमिक्स में हम यही बहुत सारी पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं कि किस चीज का हम, उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो विनिमय ये हुआ कि श्रम मूल्य की पहचान होनी होगी, वो उसका आधार बनेगा और श्रम विनिमय की एक पद्धति बनेगी। स्वास्थ्य संयम क्या हुआ, बहुत सुंदर डेफिनेशन है कि जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर। इसमें स्पष्ट यही रहता है कि अपने जो सारे आयाम हैं,
अध्ययन से लेके अनुभव विचार व्यवहार कार्य में हम अध्ययन कर पाए, हम उसका अभ्यास कर पाए, हम व्यवहार में हमारा शरीर हमारा साथ दे और हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन पूर्वक भी कर पाए, ये स्वास्थ्य में योग्य शरीर है। आगे बढ़ते हैं। ये 5 आयाम काफी, उसमें बातचीत तो हो गई होगी, थोड़ा और आगे फैलेगा। यदि समस्या है तो समाधान है ही, समाधान के आधार पर निश्चितता को पाना अनिवार्य है। कोई भी मानव अनिश्चित विधि व व्यवस्था नहीं चाहता। विधि एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं निष्ठा की निरंतरता के लिए सार्वभौम विधि व्यवस्था आवश्यक है। इसके पूर्व में न्यायवादी व अवसरवादी व्यवहार का विश्लेषण किया जा चुका है। अवसरवादी नीति से अनिश्चित दिशा, गति एवं घटना ही संभव है, जिससे व्यवस्था में स्थिरता तथा विश्वास नहीं उत्पन्न कराया जा सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायवादी नीति के विकास तथा व्यवहारान्वयन के लिए मानवीयता ही आधार है। विधि का लक्ष्य है निषेध पर विजय, समाधान, और व्यवस्था का लक्ष्य है विधि का पालन एवं संवर्धन। उपरोक्त अनुसार निर्णीत विधि से मानवीयता का विजय होता है तथा ऐसी विधि के लिए दी गई व्यवस्था का लक्ष्य मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन ही है। इस प्रकार मानवीयतापूर्ण परंपरा विधि व व्यवस्था की उपलब्धि विश्वास है। तो इसमें व्यवस्था पर विश्वास और विधि और नीति, इस चारों को इसमें कनेक्ट किया है। तो एक तो है कि समस्या है तो समाधान है, ये बात हम सब इस स्थिति पर तो आ चुके हैं, इससे सहमत तो है ही। समाधान के आधार पर निश्चितता हो पाती है। निश्चितता के आधार पे जब मानवतापूर्ण आचरण को समझकर अस्तित्व सहज नियमों से मानव ऐसा समाज बनाता है जिसमें तृप्ति है, उसकी आश्वस्ति है, और जो मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ऐसा मानव को लगे कि ये चारों को पूरे होने की इसमें मुझे आश्वस्ति मिलती है, तो उसका व्यवस्था पर विश्वास बन पाता है। अभी हमको लगता है कि व्यवस्था पर विश्वास बन पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमको ये लगता है कि उसका कल आया भी कि पालन या उसका समर्थन हम लोग करें कि नहीं करें। पालन करना बाध्यता है कि मेरी इच्छा है, उसका समर्थन करना उसमें मेरा विचार मत उसमें क्या है। तो भी हम कभी पालन कर रहे हैं, कभी समर्थन कर रहे हैं, कभी समर्थन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पालन कर रहे हैं, ऐसी बाध्यताओं में देखा जाता है। सबसे बड़ा है कि ये आश्वस्ति कैसे हो पाए कि जो व्यवस्था है वो मानव में विश्वास पैदा कर पा रही है कि वो अपने श्रम का नियोजन जहां करता है वो उसके लिए तृप्तिदायक होगा, और सिर्फ उसी के लिए नहीं, सबके लिए तृप्तिदायक होगा। तो ये हुआ इसमें। तो इसमें या तो हम अवसरवादी नीतियां बनाते हैं या फिर हम न्यायवादी नीतियां बनाते हैं। इन दोनों के पीछे फर्क दृष्टि का है। अवसरवादी नीति जैसे यहाँ बताया है उसमें अनिश्चित दिशा, गति एवं घटना संभव है। अवसरवादी नीति किसको कह रहे हैं? अवसरवादी नीति उसको कह रहे हैं जिसमें ये स्पष्टता नहीं है कि मानव की तृप्ति क्या है, ये स्पष्टता नहीं है कि मानव का लक्ष्य क्या है और वो कहाँ पहुंचेगा। अवसरवादी नीति में कई बार जो नीतियां हैं उसमें इसलिए उसकी गति, उसकी दिशा स्पष्ट नहीं है। वो कभी कभी कुछ ही लोगों के लिए है, कभी अपनी कोई जाति या अपना कोई धर्म या फिर अपने से जुड़े हुए कुछ लोगों के लिए हम नीति बनाते हैं, या वो उसमें एक्सीडेंटल कुछ गुड हो जाता है, मतलब कभी कभी उसमें कुछ हो गया अच्छा कुछ लोगों के लिए, कभी नहीं हुआ, तो उसमें एक अनिश्चितता रहती है। न्यायवादी नीतियां स्थिर हैं, तृप्तिदायक हैं, क्योंकि अस्तित्व सहज नियमों पर बेस्ड हैं। इसमें जो बनाने वाला है वह वह एक दृष्टा है, और उसको बनाए रखने वाले भी की भी दृष्टि पूरी है, और जिनकी दृष्टि पूरी नहीं है उनको इसमें एक अभ्यास का अवसर रहता है अपनी दृष्टि को पूरी करने का। और इसमें आगे एक बात आती है कि विधि और निषेध, जो शुरू में हम कह रहे हैं कि, और ये पोषण और शोषण से बहुत सुंदरता से जुड़ता है कि जागृति के लिए जो सहायक है उसका पोषण हो, वो विधि है। जागृति में जो बाधा है, जो अवरुद्ध पैदा करता है, वो शोषण है, उसका निषेध हो। इसकी आइडेंटिफिकेशन हर स्तर पे बाबूजी ने किए है आगे। विधि का मूल सूत्र मानवीयतापूर्ण आचरण ही है। मानव परंपरा में जागृत मानव ही शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। शिक्षा का प्रयोजन है अखंड सामाजिकता का सूत्र एवं व्याख्या, समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व। इस विधि से समाज अखंडता और सार्वभौमता के रूप में वैभवित होता है।
ऊपरी ऊपरी वर्णित धर्म नैतिक तथा राजनैतिक व्यवस्था के लिए जो मानवीयतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव तथा विषयों को व्यवहार में आचरित करने योग्य अवसर तथा साधन प्रस्तुत हो सके तथा रुचि उत्पन्न कर सके, शिक्षा नीति है। तो यहाँ पे शिक्षा नीति की बात आई और शिक्षा नीति की शिक्षा के बारे में हम बात देख सकते हैं कि विधि का जो मूल सूत्र है वो मानवीयतापूर्ण आचरण है और